इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर व्यास नदी और सतलज नदी के दोनों के संगम पर एक हरीके बिराज बांध बनाया गया है। वहाँ से एक राजस्थान फीडर निकलती है। राजस्थान फीडर जो निकलती है उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है। और राजस्थान फीडर जो होता है वो यहाँ से हनुमानगढ़ में मसीता वाली हेड से प्रवेश करता है और यहाँ से जैसलमेर के मोहनगढ़ तक जैसलमेर के मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर, अनुमानित 445 किलोमीटर जो मुख्य नहर है उससे 7 लिफ्ट नहर निकलती हैं और 9 शाखाएं निकलती हैं और एक बाबा रामदेव उप शाखा निकलती हैं जो आगे बताएंगे। और इसकी अगर बात करें इंदिरा गांधी नहर को जो प्रथम कंवर सेन है उसकी किताब है बीकानेर में पानी की आवश्यकता, उसके हिसाब से इसको प्रेरणा स्रोत माना जाता है और प्रेरणा स्रोत के रूप में इसे शार्दुल सिंह भी माना जाता है, शार्दुल सिंह, लेकिन मुख्य कंवर सिंह माना जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर जो होगी वो 2 पार्ट में डिवाइडेशन है। इंदिरा गांधी नहर की अगर शाखाएं लिफ्ट की बात करें, जो 7 शाखाएं हैं उनकी अगर बात करें तो इनका एक कोड होगा कुंभा कंवर का पन्ना। कुंभा कंवर का पन्ना तेज कर्ण जैसे लोगों के पास। कुंभा, कंवर सेन, तेज कर्ण, ऐसे 7 शाखाएं होंगी। और 9 लिफ्ट की बात करें तो इसका कोड होगा अमदा बापू, सच्चा और वीर सारा, एक उप शाखा होगी। इंदिरा गांधी नहर के बाद में एक गंग नहर आती है, गंग नहर। गंग नहर को अगर देखा जाए इसका निर्माण 1921 में स्टार्ट होता और 1927 में कंप्लीट हुई थी। गंग नहर जो होती है उसको बीकानेर नहर भी कहते हैं। और गंग नहर जो होती है यह जो होती है वो गंगा ये उसेना वाली हेड से निकलती है। और इसको अगर देखा जाए तो गंगा जो होती है वो पंजाब में वहाँ से निकलती है। और गंगा नहर जो होती है वो बीकानेर नहर से एक लिंक चैनल के द्वारा जुड़ी होती हैं। जब भी इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक कम हो जाती है तो इसके लिए एक व्यास नदी जो होती है उस पर एक पोंग बांध का निर्माण किया गया है। इस पोंग बांध से सर्दी में पानी जल यहाँ जमा हो जाने की वजह से पानी की आपूर्ति कम हो जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए पोंग बांध से इसका पानी सप्लाई किया जाता है। बीकानेर में अगर देखा जाए तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तीनों में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा कोयला जो होगा वो कोयला यहाँ से होगा, एक कोयला यहाँ से होगा, बीकानेर और बाड़मेर। अब गैस से संबंधित जिला देखा जाए तो प्राकृतिक गैस से संबंधित मेन जिला जैसलमेर आएगा, जी को जैसलमेर से। और गैस से संबंधित जो जिला जैसलमेर होगा उसमें अगर सागर सब बेसिन देखा जाए तो सागर सब बेसिन बीकानेर जैसलमेर में होगा, लेकिन ज़्यादा भाग इसका जैसलमेर में होगा। बीकानेर में अगर कोयले की बात करें तो राजस्थान में जो कोयला पाया जाएगा वो ओनली लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है वो राजस्थान में पाया जाता है। और लिग्नाइट कोयला औषधि चट्टानों का उदाहरण होता है, लेकिन ये टर्सरी काल की चट्टानों से प्राप्त होता है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें होती हैं उनसे नहीं होता है, ये टर्सरी काल की चट्टानें जो नई चट्टानें उनसे प्राप्त होता है लिग्नाइट कोयला। बीकानेर में अगर इनकी खान देखी जाए तो बीकानेर में इसकी मुख्य खान है, बीकानेर में इसका मुख्य भंडार है। जो मुख्य भंडार जो होगा वो पलाना बीकानेर होगा, जो ऐसे की सबसे बड़ी कोयला भंडारण खान है। उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर कपूरडी सबसे बड़ा उत्पादक जिला है कोयले के मामले में। और इसके अलावा देखा जाए तो कपूरडी खान है, कपूरडी, जोगेश्वर टला, कई खाने हैं। जैसलमेर को अगर देखा जाए तो जैसलमेर में जो प्राकृतिक गैस होती है उसकी खाने अगर देखी जाए तो गोठारू जैसलमेर भी है। और प्राकृतिक गैस की मेन खान जो है रामगढ़ जैसलमेर में है, रामगढ़ जैसलमेर और लोंगेवाला, डांडेवाला, कई खाने इसके अंदर हैं जो यहाँ से निकाली जाती हैं। बाड़मेर, जालोर की अगर विशेषता देखी जाए तो जालोर में आप देखेंगे पीजा, पिंक कलर का अगर देखा जाए पीला कलर का होगा, पीला कलर का येलो, ये मार्बल यहाँ पाया जाएगा। पिंक कलर का जो मार्बल होगा वो जालोर में पाया जाएगा। अगर ब्लैक कलर का देखा जाए,
ब्लैक कलर का मार्बल्स, वो बैसलाना जयपुर में पाया जाएगा, बैसलाना जयपुर में पाया जाएगा। और सतरंगा अगर देखा जाए, सतरंगा तो वो पाली में पाया जाता है। बादामी कलर का अगर मार्बल देखा जाए तो वो जोधपुर में पाया जाता है। ओके, मृदा की अगर डिवाइडेशन करें तो मृदा में सबसे फर्स्ट भाग अपन देखते हैं कि ये शुष्क स्थान होगा, ये अर्ध शुष्क होगा, ये अपनी अरावली होगी। अरावली के बाद में जो ये एल्फिसोल्स एरिया होगा और ये वर्टिसोल्स होगा, वर्टिसोल्स आर्द्र अति आर्द्र ये एरिया होंगे। इनके अगर मृदा का विभाजन किया जाए तो मृदा जो होती है वो सबसे पहले एरिडोसोल्स होती हैं। एरिडोसोल्स पश्चिम मरुस्थल में एरिडोसोल्स मृदा पाई जाती हैं। अगर एंटीसोल इसका डिवाइडेशन है, शुष्क जो अपनी मृदा पाई जाती है उसमें रेतीली बलुई मृदा है, बलुई मृदा, तो वो इस एरिया में पाई जाएगी। जिसमें विशेष अगर जिले देखे जाएं तो एरिडोसोल्स का दूसरा भाग एंटीसोल होगा, एंटीसोल जो कि सर्वाधिक होता है। और ये अपना शेखावट एरिया, सिक्कर चूरू झुंझुनू होगा, यहाँ पे जोधपुर पाली जो भी एरिया होगा इसमें होगा यहाँ पे, और ये एंटीसोल एरिया होगा। अरावली में अगर देखा जाए तो लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा ये पर्वतीय मृदा होती है और इसमें पत्थर होने की वजह से मोटी मृदा परत का अभाव होता है, तो गहरी मृदा का इसमें अभाव होता है। और लाल मृदा और जहाँ पे पर्वतीय मृदा हो वहाँ पे मक्का की मात्रा का उत्पादन ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 जिले हैं। इन 3 जिलों को अगर विभाजन करके देखा जाए तो डूंगरपुर में आप देखेंगे यहाँ पे डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला बढ़ता है, बेणेश्वर मेला बढ़ता है। इसमें 2 भाग होंगे डूंगरपुर में, जहाँ पे एक भाग होगा नया टापरा, नया टापरा जहाँ पे बेणेश्वर मेला बढ़ेगा। और इसके अलावा अपन यहाँ से पढ़ेंगे संत मावजी, मावजी पढ़ेंगे। तो मावजी जो होंगे वो वागड़ के धनी कहलाते हैं। और संत मावजी जो है इनका जन्म, इनका मंदिर जो है डूंगरपुर में सांवला गांव में होगा, सांवला गांव में डूंगरपुर में इनका मंदिर होगा। प्रतापगढ़ में देखा जाए तो माही मैदान यहाँ पे होगा, माही मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। कांठल प्रदेश देखा जाए तो ओनली प्रतापगढ़ में होगा, इसमें देखना पड़ेगा। धौलपुर, करौली, बूंदी यहाँ पे होगा। वर्टिसोल्स में आप देख रहे हैं हाड़ौती क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ होगा, झालावाड़। और झालावाड़ जो एरिया अगर इसको अपन यूं बांटें तो इस झालावाड़ का जो पश्चिम एरिया ये है, इस एरिया को अपन क्या कहते हैं, डंग गंगदर प्रदेश, डंग गंगदर प्रदेश, डंग गंगदर प्रदेश कहते हैं। और पूर्वी बारा जो होगा, पूर्वी बारा जो बारा जो हिस्सा है, बारा का अगर पूर्वी हिस्सा देखी जाए तो इसको अपन क्या कहेंगे, शाहगढ़ी यहाँ पे है। और शाहबाद, शाहबाद उच्च भूमि जो है यहाँ पूर्वी एरिया को अपन कहते हैं। एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स अगर लाल लोमी मृदा को देखें तो ये लाल लोमी मृदा यहाँ पाई जाएगी जहाँ पे आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और अपनी जो अरावली है उसके पास निकटतम एरिया में देखा जाए तो लाल पर्वतीय मृदा पाई जाएगी। और यहाँ पे जो ये एरिया होगा वहाँ पे लाल काली मिट्टी पाई जाएगी। वर्टिसोल्स में काली मिट्टी होगी और लाल और काली मिट्टी के बीच में यहाँ पे लाल काली मिट्टी होगी। लाल काली मिट्टी यहाँ पे जो बनास नदी यहाँ से जो निकलेगी राजसमंद से, वो अपनी साथ यहाँ से मिट्टी को लेके जाएगी। इस वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले जिले जो होंगे, भीलवाड़ा जो भी जिले आएंगे बनास नदी के निकटवर्ती, उन जिलों में जो है मिट्टी पाई जाएगी वो लाल पीली मिट्टी पाई जाएगी। अगर अरावली एरिया को देखा जाए, इधर रेतीली बलुई मिट्टी है। अरावली के पास में इस एरिया में जो नागौर जोधपुर है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, रेतीली बलुई मिट्टी यहाँ पे होगी। और यहाँ पे जो मिट्टी होगी वो रेतीली बलुई, और यहाँ पे ये बताएंगे आपको लाल मृदा, मक्का यहाँ पे पाई जाती है। ओके, दुर्ग की अगर बात करें तो सबसे मुख्य दुर्ग होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अपन देखते हैं एक जैन कीर्ति स्तंभ होता है और एक विजय स्तंभ। विजय स्तंभ जो होगा इसको विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। और विजय स्तंभ जो होगा उसका निर्माण अत्रि भट्ट करवाएगा और इसका पूर्ण इसको महेश भट्ट करवाएगा। अत्रि भट्ट, महेश भट्ट, ये ध्यान रखना आपको। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण पूछे तो इसका जीजा करवाएगा। अत्रि भट्ट विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की अगर बात करें तो
ये स्तंभ जो होंगे इसको निर्माण अत्रि भट्ट महेश भट्ट करवाएगा। और इसके वास्तुकार पूछ ली जाए तो इसके वास्तुकार होंगे जेता, नापा, पूमा और पूंजा। अत्रि भट्ट महेश भट्ट, अगर जे जगन्नाथ राय मंदिर या जगदीश या सपनों में बना मंदिर, इसको पूछा जाए तो उदयपुर में सुभाष चौक के अंदर है। इस जगदीश मंदिर को आप देखिए जे के, इसका जो लेखक होगा वो कृष्ण भट्ट होगा, कृष्ण भट्ट होगा। अगर एकलिंगनाथ मंदिर को पूछा जाए तो एकलिंगनाथ मंदिर का लेखक कौन होगा या वास्तुकार कौन होगा, तो एकलिंगनाथ मंदिर की जो प्रशस्ति होगी उसका प्रशस्तिकार कौन होगा, इसका होगा यही जो अपने यहाँ पे उदयपुर या मेवाड़ में है, ये महेश भट्ट होगा, ये भी यहीं पे होगा महेश भट्ट। हाँ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति को पूछा जाए तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो होगा वो कृष्ण भट्ट होगा आल। अगर एक महेश दास भी है, किसके अनुसार, गोपीचंद शर्मा के अनुसार अगर पूछ लिया जाए तो इसको यहाँ से देखा जाता है। तिरुभुवन नारायण मंदिर है, तिरुभुवन नारायण मंदिर, जिसको भोज मंदिर भी कहते हैं। काल भोज बप्पा राव ने इसका निर्माण करवाया और इसी मंदिर में कुछ बदलाव करके समदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसको मोकल कहते हैं। मोकल ने समदेश्वर मंदिर का इसमें पुनर्निर्माण करके इसमें कुछ बदलाव लाए, सिंह की मूर्तियां वगैरह लगाई, तो यहाँ पे मोकल मंदिर ये कहलाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुकड़ेश्वर महामंदिर, कालिका महामंदिर, सतवीस देवड़ी जो कि एक जैन मंदिर है, और बलवीर मंदिर, ये सभी मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में यहाँ पे विद्यमान है। बाकी जाए तो जालोर दुर्ग में आप देखेंगे, जालोर में आप याद रखिए D&D, जालोर दुर्ग का निर्माण कौन करवाएगा, इसका निर्माण करवाएगा दाराशाह है, दाराशाह है। आप याद रखना यहाँ दाराशाह होगा, एक दृणक शाह होता है, दृणक शाह है, दृणक शाह है। अपने जैन रणकपुर जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर, उसका निर्माण पूछा जाए तो कुंभा का मंत्री जो दृणक शाह है वो करवाएगा, और जालोर दुर्ग का निर्माण दारा शाह करवाएगा। और नागभट्ट प्रथम दशरथ शर्मा के अनुसार पूछ लिया जाए तो इसका निर्माण करता कौन होगा, फर्स्ट नागभट्ट प्रथम होगा। ये जालोर दुर्ग की बात कर रहे हैं। जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग या सुवर्णगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। संस्कृत वर्ण पाठशाला का या तोड़कर के तोपखाना मस्जिद का निर्माण किया गया था। और जालोर दुर्ग जो होता है उसके बाहर एक श्री मंदिर है, श्री मंदिर जो कि अपने आप में एक नाथ संप्रदाय का मंदिर है और जालंधर की तपोभूमि कहलाती है। अगर श्री मंदिर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे, और यहाँ पे एक नटनी, नटनी नटनी का चबूतरा, चबूतरा अगर पूछ लिया जाए तो चबूतरा पिछोला झील के पास में, और नटनी की अगर छतरी पूछ ली जाए तो वो जालोर दुर्ग के बाहर श्री मंदिर के पास में है। इसका जालोर दुर्ग से संबंध है, जालोर दुर्ग। और जैसलमेर दुर्ग की बात की जाए तो जैसलमेर दुर्ग जो होता है इसको राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, और ये गोरागढ़ दुर्ग भी कहलाता है, गोरागढ़ दुर्ग। और अलछाय क्षीण के समान भी कहलाता है, अलछाय क्षीण के समान जैसलमेर दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग जो होता है वो जैसलमेर के अंदर है और इसे गलियों का शहर भी कहते हैं। लोहारगढ़ दुर्ग की बात करें, लोहारगढ़ दुर्ग जो भरतपुर में है, भरतपुर में है, भरतपुर, उस लोहारगढ़ दुर्ग की बात करें तो लोहारगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है महाराजा सूरजमल करवाएगा। इसमें एक बुर्ज है ऐसे, इस बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह करवाएगा, और इसका जो मुख्य दरवाजा होगा वो लोहिया पोल या अष्ट धातु का दरवाजा है। और अगर रणथंभौर दुर्ग की बात करें तो वहाँ पे कौन सा दरवाजा होगा, वहाँ पे जो दरवाजा होगा वो नौलखा दरवाजा होगा, नौलखा दरवाजा होगा। और नौलखा अगर बावड़ी पूछ ली जाए तो नौलखा बावड़ी बूंदी में होगी। और नौलखा अगर अभिलेख पूछ लिया जाए या नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में, सॉरी बावड़ी डूंगरपुर में, इसका निर्माण आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने करवाया था। आस्करण की पत्नी, आस्करण वागड़ से है, और इसने आस्करण जो है इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, ये वही आस्करण है। गागरोन दुर्ग की बात करें, ओके,